गुड मॉर्निंग एंड आज फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया जजमेंट जो कि रिसेंटली पटना हाई कोर्ट ने डिस्कस किया है। और मतलब उसमें जजमेंट आया है। और ये एक जो जजमेंट है वो क्रिमिनल रिवीजन से रिलेटेड ये जजमेंट है, और इसके मैं फैक्ट्स भी आपको शेयर करूंगा, और आपको एक प्रैक्टिकल जो लोग खास करके शुरू शुरू कर रहे हैं, नए नए जो एडवोकेट्स बने हैं या जो वर्डिंग लॉयर्स हैं जो कॉलेज में हैं और लिटिगेशन की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर नॉलेज शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से कहाँ से कौन सा पार्ट आपको डिस्कस करना चाहिए, कौन सा पार्ट आपको देखना चाहिए। प्रैक्टिकल केसेज के साथ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल चलिए मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, और आज की जो तारीख है वो है 20 फरवरी 2024, और अभी सुबह के बजे हैं 6:13। ओके। हालांकि ये वीडियो एडिट होके अपलोड होने में समय लगेगा, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। चलिए फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा हमारे सामने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है पटना, क्रिमिनल रिवीजन नंबर सो एंड सो 2016। तो क्रिमिनल रिवीजन जो है 2016 का ही ये क्रिमिनल रिवीजन है। लेकिन ये जो जजमेंट हुआ है, ये जजमेंट हो रहा है 16 फरवरी 2024 को। 16 फरवरी 2024 को इसमें जजमेंट हुआ है। और जो पिटिशनर्स के लॉयर हैं उसमें यहाँ पर मिस्टर लिखा हुआ है। आई डोंट नो, मिस होना चाहिए था, मेरी जहाँ तक बुद्धि काम कर रही है। सो मिस सुनील श्रीवास्तव होना चाहिए था, बट यहाँ पर मिस्टर लिखा हुआ है। आई डोंट नो, इट मे बी रॉन्ग और इट मे बी राइट, इट्स अ टाइपिकल एरर। और मिस्टर श्रद्धा सुमन एंड मिस्टर सुनील कुमार पांडे एपीपी। खैर, मुद्दे की बात करते हैं और इन सब से आगे बढ़ें, तो मैं इस केस का फैक्ट आपको शेयर करना चाहूँगा। देखिए केस का फैक्ट क्या है। मैं आपको थोड़ा केस का फैक्ट अब बता दूं, और उसको बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल वे में बता दूं, बिना कोई लीगल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए। इसमें घटना बताई गई है 6 से 7 नवंबर 2005 की। आप समझ सकते हैं कितना पुराना मामला है। 6-7 नवंबर 2005 की घटना है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर बताए जाते हैं, राम नरेश सिंह। अब शायद पता नहीं रिटायर कर गए या अभी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। सो सब इंस्पेक्टर राम नरेश सिंह जो कि इस केस के इन्फॉर्मेंट हैं, उनको कहीं से एक सूचना मिलती है, उनको एक टिप मिलता है, और जिसके बेसिस पर उनको ये पता चलता है कि कोई एक गांव है। उस गांव में बहरान मियाँ या बहरा मियाँ जो भी हो सकता है। तो उसको पकड़ने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके पास कुछ देसी असलहा है जिसका कोई लाइसेंस नहीं, गैर लाइसेंसी हथियार उसके पास है, उसके कब्जे में। उसको पकड़ने के लिए रात के समय वो जाते हैं, और अपने टीम के साथ, जिसको लीड भी वही करते, जो इन्फॉर्मेंट है वही लीड कर रहे हैं इस केस को। तो जब वो उसके घर में घुसते हैं, तब उस समय बहरा मियाँ और उसका लड़का रिंकू अहमद, दो लोगों का नाम आता है। वो लोग एक कमरे में खटिए पर सो रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस पार्टी को देखा, तो जो बहरा मियाँ है, सो कॉल्ड रिंकू अहमद, जो उनका लड़का, उसका बेटा बहरा मियाँ, वो भाग गया। और तब पुलिस वाले ने जो बिस्तर थे, बिस्तर की जो तलाशी ली, उसमें से उनको 8 mm का 8 mm का कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुआ। उसके अलावा दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, 2 लाइव कार्टिजेस। ओके। इसके बाद जो नियम कहता है, जो उन्होंने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे और पर्सनल विटनेसेस थे, उनके सामने जो पिस्टल था उसको इन्होंने सीज किया। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर सो कॉल्ड राम नरेश सिंह, उनके फर्द बयान के आधार पर केस रजिस्टर हुआ। हथुआ पीएस केस नंबर 2005 का है, जो सेवन सौ केस नंबर बोल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग, मैं पहले बता दूं कि जो लोग लिटिगेशन में जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये आज का जो केस है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जुडिशरी के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो केस रजिस्टर होता है वो होता है अंडर सेक्शन 25(1)(b)(a)(26)(35) आर्म्स एक्ट। और इसमें जो केस रजिस्टर होता है वो रिंकू अहमद के खिलाफ होता है। जो बहरा मियां उसके पिता है वो तो ऑलरेडी भाग चुके हैं, उनका इस केस में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। नाउ अब जरा आते हैं इस केस की कहानी के ऊपर। ये तो मैंने आपको कहानी बता दी कि पिता पुत्र थे, बेटा बाप बेटे थे, बेटा पकड़ा गया, बाप भाग गए। घटना 2005 की है, 6-7 नवंबर की ये घटना बताई गई है। तो काफ़ी पुरानी घटना है, 6-7 नवंबर की ये घटना बताई गई है। अब आते हैं जरा केस के
जो केस है आपके सामने, उस केस के फैक्ट और फैक्ट के आगे जो इसमें जो आर्ग्यूमेंट हुआ, कोर्ट ने जो फाइंड आउट किया है, ऑब्जर्वेशन लिया, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको कोई बिना सस्पेंस में रखे हुए मैं सीधे अगर मैं आपको इसमें कहूँ तो इसमें उस बंदे की जो सो कॉल्ड अक्यूज है बहरा मियाँ, मैं आपको दिखा दूँ कहाँ गया, सॉरी, रिंकू अहमद। मैं आप आर्टिकल अक्यूज का नाम दिखा देता हूँ यहाँ पर। रिंकू अहमद सन ऑफ बहरा मियाँ, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। ओके। तो ये सो कॉल्ड जो रिंकू अहमद है, इसका क्या हो जाता है, अक्विटल ही इसमें हो गया एक तरीके से। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। सी, यहाँ पर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू डिस्चार्ज फ्रॉम द बेल बॉन्ड, यहाँ पर बेल बॉन्ड से डिस्चार्ज करने की बात की गई है और यहाँ पर बाकी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। सो सी, फॉर द रीजंस स्टेटेड अबव दिस कोर्ट हैज नो अदर अल्टरनेटिव बट टू हेल्ड द इम्प्यूट जजमेंट एंड ऑर्डर कन्विक्शन यहाँ सेट असाइड कर दिया गया। तो कन्विक्शन एंड सेंटेंस्ड कैन नॉट बी सस्टेन्ड, अकॉर्डिंगली दे आर क्वेस्ट एंड सेट असाइड। तो इसका मतलब आप लोग खुद समझदार लोग हैं, इनका मेरे को मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, एक थोड़ी सी बात कर लें। आफ्टर ऐसा होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अक्सर केसेस के अंदर पुलिस वाले बड़ी मेहनत से दिखाते हैं कि हमने पकड़ा है, अरेस्ट किया, और वहाँ पर कोर्ट है जो कि उसको एक्विटली कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर आपको इस केस में पर्टिकुलरली बताऊं तो इसमें जो लैचेज है, वो लैचेज को कोर्ट ने सामने से रखा है और उन लैचेज को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दर्शाने वाला हूँ, उसको आपको समझना चाहिए। इसमें एक पैरा है, मैं आपको पैरा नंबर भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको स्क्रॉल करके वो पैरा पे ही ले चलता हूँ। इसमें देखिए, इस केस के अंदर दो बातें आई हैं, उन दो केस, दो पॉइंट्स, मेजर 2 पॉइंट्स है, मैं पहले बता देता हूँ। इसमें दो पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें जो एडवोकेट हैं, जो कि पिटिशनर के एडवोकेट है, उन्होंने एक बड़ा शानदार प्ली लिया है। उन्होंने ये प्ली ले रखी है कि जो इस केस का इन्फॉर्मेंट है वही इस केस का उसने क्या करा है, इन्वेस्टिगेशन भी करा है, आईओ भी बना हुआ है। ठीक है। तो इसकी वजह से बायसनेस के चांसेस बंद, मतलब जो आदमी अरेस्ट कर रहा है, जो आदमी गया था अरेस्ट करने के लिए, वो आदमी लीड कर रहा था, उसी ने सब कुछ किया है, उसी के डायरेक्शन में, उसी के निर्देशन में, उसी के लीडरशिप में ये सारा काम हुआ है। और वही बाद में एक तरीके से इस केस में इन्वेस्टिगेशन में भी इन्वॉल्व है। तो इनका ये कहना था कि भाई कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसमें बायसनेस के चांसेस है, वो जानबूझ करके बायस्ड तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन किया और गलत तरीके से फंसाया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक शानदार जजमेंट है और बड़ा रिसेंट जजमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 14 में इसको साइट किया है, कोट किया है। वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पढ़ के शेयर कर देता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। तो देखिए, दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट मैंने शेयर किया, एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कट बताया कि इसमें ग्राउंड ये लिया गया कि जो पर्सन है जो इन्वेस्टिगेशन किया वही इन्फॉर्मेंट है, एक तो ये ग्राउंड है। दूसरा ये कहा गया कि जो सीजर के लिए जो नियम बनाया गया, जो किसी सामान को सीज करने का जो नियम होता है, उस नियम का कंप्लीट वायोलेशन हुआ है। इस वजह से भी इसमें कोई भी किसी भी तरह का जो कन्विक्शन है वो सस्टेन नहीं करता है। जो आरोप लगाया गया, जो सजा है, वो सजा बरकरार नहीं की जा सकती, सजा को हटाया जा सकता है, इन वेरी सिंपल वे, लेमैन लैंग्वेज। मेजर दो पॉइंट जो मेरी लिमिटेड नॉलेज पर आती है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जरा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जिनको नोट करना है कर सकते हैं, कि यहाँ पर एक केस का इन्होंने जिक्र किया है पैरा नंबर 14 में, और केस का नाम है सत्यान वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, सत्यान वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, रिपोर्टेड इन 2023 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट 986। ये जो केस है, इट इज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलाइंग ऑन द डिसीजन ऑफ द मुकेश सिंह वर्सेज स्टेट, रिपोर्टेड इन 2020। तो ये जो केस है, इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट में रिलाई किया था मुकेश सिंह, यानी मुकेश सिंह वर्सेज स्टेट के केस पर रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सत्यान वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट दिया। अब उस जजमेंट के बेस पर यहाँ पर कहानी बनी है। तो जो यहाँ पर पॉइंट है वो मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस का जिक्र किया गया, बहुत ही सिंपल बात है, जो आपको यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉरी, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक पैरा कोट किया है 10.1। यहाँ इसमें क्या लिखा गया था वो मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ पढ़ करके। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 173, सेक्शन 173 सीआरपीसी, जिसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को के बारे में कहा गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन,
और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है, यानी स्टेशन इंचार्ज की ये ड्यूटी बनती है कि वो चार्जशीट या रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा। सो नाउ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस को, ध्यान से सुनिएगा, पुलिस को ये बार है, यानी कि पुलिस, देयर इज ए बार टू ए पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फॉर कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, रिकॉर्डिंग द सेम एंड देन इन्वेस्टिगेटेड। तो बड़ी क्लियर बात है, मतलब आपको एक तो कहा गया कि 173 सीआरपीसी के तहत आपको जब कंप्लीट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन तो उसकी रिपोर्ट आपको, उसकी कॉपी सबमिट कहाँ करनी है, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने सबमिट कर देना है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि पुलिस वालों के लिए किसी तरह का रोक नहीं लगा हुआ है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो उसका वो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनको ये पावर मिला हुआ है सेक्शन 154, 156 और 157 सीआरपीसी के तहत। ऑफिसर इंचार्ज को खास करके पावर मिला हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करके उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको, ये लाइन, इस लाइन को कोट करने के पीछे का कारण क्या है वो जरा समझिएगा। अभी मैं आगे बताने वाला हूं रीजन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2O सीआरपीसी। और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2O के अंदर दिया हुआ है, ऑफ कोर्स सीआरपीसी के अंदर। और यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा है कि भाई ऑफिसर इंचार्ज किसको कहते हैं। तो ऑफिसर इंचार्ज का मतलब होता है वो पर्सन जो कि हु इज ए नेक्स्ट, जो तो है, जो तो बेसिकली कोई भी पर्सन जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, लेकिन अगर वो पर्सन एबसेंट है ऑफिस से किसी रीजन की वजह से, चाहे बीमारी की वजह से या वो काम नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज अबव टू द रैंक ऑफ कांस्टेबल, जो कि रैंक में उस ठीक उसके आगे है, यानी कि उसके ठीक नेक्स्ट है, और जो कि कांस्टेबल से ऊपर का रैंक का आदमी हो सकता है, या जहां पर राज्य सरकार उचित समझे तो यहां पर इस पॉइंट को क्यों कोट किया सुप्रीम कोर्ट के इस पैरा को। यहाँ पर आप अगर कहानी को देखें, अगर अपने केस के फैक्ट को देखें, तो केस के फैक्ट में बड़ी क्लियर सी बात आई थी, राम नरेश सिंह की बात आई है, उनके लीडरशिप में सारा कांड हो रहा है, ठीक है। नाउ अब आते हैं आगे। ललिता कुमारी का जजमेंट भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। इसमें बहुत क्लियर कहा है कि जहां पर सेक्शन 154 सीआरपीसी की बात आती है उसमें शैल वर्ड लगा हुआ है, और शैल शब्द का मतलब है कि अब किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं है डाउट का, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी मामले का अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है या नॉन कॉग्निजेबल वट जो भी आता है उसके सामने नॉर्मली उसका एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगा बिफोर रिकॉर्डिंग एफआईआर। तो पुलिस वालों के लिए ये कंपलसरी है, एक तरीके से मैंडेटरी, कि वो इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी करने के बाद वो एफआईआर रजिस्टर करेगा। नाउ अब यहां पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा गया है। अब इसमें एक बात कही गई है कि इन ए केस वेयर द इंफॉर्मेंट हिमसेल्फ इज द इन्वेस्टिगेटर, यही बात इस केस के साथ जुड़ी है। बार बार याद रखिएगा कहानी को, इसमें सब इंस्पेक्टर है नाम नरेश सिंह जो कि इन्फॉर्मेंट है, वही इन्वेस्टिगेशन है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इन ए केस वेयर द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट हमारे केस में भी वही, हिमसेल्फ इज द इन्वेस्टिगेटर, तो जहां पर इन्फॉर्मेंट ही इन्वेस्टिगेटर है, by that itself cannot be said that the investigation is vitiated on the ground of the bias or like factor। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सिंपल ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक बात बड़ी क्लियर कही कि अगर हम ये कह दें कि जिस पर्सन ने, जो पर्सन किसी केस में इंफॉर्मेंट है और वही उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी करता है, तो ये कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है कि जो सो कॉल्ड आईओ है वो उसने उसने बायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया होगा। मतलब इन्फॉर्मेंट है और प्लस इन्वेस्टिगेटर भी है, आईओ भी है, तो दोनों मिलकर के वो दोनों एक ही पर्सन है और वो बायस्ड तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसे बहुत क्लियर इन्होंने कहा है कि भाई क्वेश्चन ऑफ बायस और जो प्रिजुडिस का जो मामला है, ये हर एक केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये चेंज हो सकता है। ओके, नाउ अगर यहां पर एक और पॉइंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई, द मैटर हैज टू बी डिसाइडेड ऑन ए केस टू केस बेसिस। भाई किसी मामले में बायस है या किसी मामले में बायस्ड नहीं है, ये केस के, प्रत्येक केस के, हर एक केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है।
इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का आपके सामने जजमेंट है, एक जजमेंट आ रहा है आपके सामने, ये है मोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2018 17 SCC 629। अब ये जो जजमेंट है ये ठीक कॉन्ट्रेरी है। मतलब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो इन्फॉर्मेंट होगा वो केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता है तो अक्यूज्ड को क्या किया जा सकता है, अक्विटल किया जा सकता है, बाइज्जत बरी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस केस के अंदर जो अभी मैंने आपको केस बताया, कौन सा केस बताया वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, ये रहा ललिता, ये सॉरी ये वाला केस जो है सत्यान सत्यान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस के अंदर एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि हम जो पहले वाले जो भी सिचुएशन थे उसको हम ओवर रूल कर रहे हैं। पहले का सिचुएशन ये था कि भाई जो बंदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसे और जो इन्वायरमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, हम इसको ओवर रूल करते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है, दे आर स्पेसिफिकली ओवर रूल्ड। सो नाउ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा पैरा नंबर 15 में। पटना हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि हम इस चीज को फॉलो करते हैं और इस चीज को मानते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि फैक्ट के आधार पर, केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर हम यहाँ डिसाइड करेंगे। आइए पैरा नंबर 16 में। पैरा नंबर 16 में बहुत क्लियरली कहा गया कि इस केस में सीजर के पॉइंट पर, सीजर के बिंदु पर बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और उसको इसमें रखा गया। देखिए सीजर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सीजर किस किस तरीके से किया जा सकता है, सीजर किस किस तरीके से, मतलब उसका रूल क्या है, वो यहां पर बताया गया कि भाई कहाँ कहाँ इन्होंने गड़बड़ी करी सीजर के मामले में। अगर आपको ध्यान है, इसी केस में मैंने जस्ट बताया कि ये केस किससे रिलेटेड है, आर्म्स एक्ट के मामले से रिलेटेड है। तो कहां पर गड़बड़ियां हुई वो यहां पर इन्होंने पैरा नंबर 16 में कहा, उसको मैंने अलग से आपके लिए पॉइंट आउट कर दिया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सीज करने का, किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने का, खास करके ऑफेंसिव प्रॉपर्टी को सीज करने का, ऑफेंसिव वेपन बोलना चाहिए, उसको सीज करने का क्या नियम है वो यहाँ पर आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस केस में क्या कहा गया था कि जो सीज्ड फायर आर्म है, सो कॉल्ड जो रिवॉल्वर बरामद हुआ था, उसको सील नहीं किया गया था और उस पर लेबल भी नहीं लगाया गया था एट द स्पॉट बिफोर सीजर। क्लियर कर रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया कि जिस किसी भी फायर आर्म को सीज किया जाता है तो उसको सील करना पड़ता है या सील करना चाहिए, उसको लेबल करना चाहिए। ना तो उसमें लेबलिंग हुई ना तो उसका सील हुआ, नंबर वन। नंबर टू, in the seizure list the specimen seal has not been put, स्पेसिमेन सील भी नहीं लगाया गया है। इस केस में भी वही बात, इसका मतलब क्या है, जब भी कोई सीज होगा, पुलिस जब सीज करती है किसी फायर आर्म को तो उस केस में स्पेसिमेन सील लगाना चाहिए। उसके अलावा जो विटनेस, कोई विटनेस अगर है और उसने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर कहा, अगर उसका आपको स्टेटमेंट चेक करना चाहिए कि सीजर लिस्ट के बारे में उसने क्या कहा है। सी who examined the seized firearm stated on oath that the said firearm and live cartridges were not sealed। तो गवाहों ने भी ये कहा कि भाई जो फायर आर्म था और जो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे उसको सील नहीं किया गया था। उसके बाद नो लेवल ऑफ द सीज्ड कॉन्ट्राबेंड आर्टिकल हैज बीन एग्जिबिटेड, यानी किसी भी तरह का जो लेबल था वो लगाया ही नहीं गया था सीज्ड कॉन्ट्राबेंड आर्टिकल को, उसको एग्जिबिट भी नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सीजर का नियम ये कहता है कि अक्यूज और पटिशनर जो भी यहां पर हमारे केस में है, हैज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द लेबल ऑन द सीज्ड आर्टिकल, यानी उसका सिग्नेचर अब नहीं लिया गया था सीज्ड आर्टिकल के ऊपर, यानी सीज्ड आर्टिकल के ऊपर आपको सिग्नेचर भी लेना चाहिए। इसके अलावा नो स्पेसिमेन लेबल वाज प्रिपेयर्ड एंड केप्ट इन द केस डायरी, केस डायरी के अंदर किसी तरह का कोई स्पेसिमेन लेबल नहीं लगाया गया था इसके इस केस के अंदर पर्टिकुलरली। और लास्ट पॉइंट जो यहां पर निकल के आता है, नो मालखाना रजिस्टर बार एग्जिबिटेड, सो मालखाना रजिस्टर को भी यहां पर एग्जिबिट नहीं किया गया था, इस बात को साबित करने के लिए कि फायर आर्म इन्वॉल्व जो हुआ था इस केस के अंदर एक्चुअली रिकवर हुआ था या सीज किया गया था फ्रॉम दी पिटिशनर, यानी उस सो कॉल्ड उसके बेटे से, यानी रिंकू अहमद से ही बरामद किया था। इस बात को साबित करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था। तो आपके सामने मैं अगर बताऊं तो वो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5वां, ये हो गया 6ठा, ये 7वां,
तो सो देयर आर टोटल 6 to 7 ग्राउंड्स जिसके बेस पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। अच्छा, इसमें एक टर्म आया है, उसको मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। मालखाना रजिस्टर, क्योंकि मालखाना रजिस्टर का जिक्र किसी सीआरपीसी में नहीं होता है, आईपीसी में नहीं होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं होता है, किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंदर मालखाना रजिस्टर लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, किसी दूसरे हाई कोर्ट का इंटरनेट से लिया गया होगा। सो ये मालखाना रजिस्टर कैसा होता है, उसकी एंट्री कैसे होती है, वो मैं आपको थोड़ा सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ऐसे माल खाना का मतलब हो गया, सिंपल से शब्दों में समझिए, जहां पर सामान रखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सामान रखा जाता है, जो घटना से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड जो सामान है वो। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मालखाना नंबर यहाँ रहेगा, एफआईआर नंबर है, थाना कौन से, किस थाने का मामला है, यहाँ पर डेट, किस डेट को रखा गया, किस कोर्ट में था, प्रकरण कांड यानी थाना कांड संख्या, आरोपी का नाम, किस सेक्शन के अंदर, कौन सा सामान रखा गया है, ये अपने काम की चीज है। तो संपत्ति का विवरण देखिए रखा गया है। तो एक सीलबंद पैकेट स्मैक स्मैक और एक परीक्षण शुदा सैंपल A1, एक पैकेट आर्टिकल A3, एक पैकेट आर्टिकल A2, कीमत 2 लाख रुपए। तो ये एक तरीके से ये एंट्री बनाई जाती है, जो सामान सीज किया जाता है उसकी मालखाना एंट्री होती है। ये पुलिस वालों का काम है, ये लॉयर का काम नहीं है, जज साहब का काम नहीं है, ये पुलिस वालों का काम है मालखाना एंट्री बनाना। तो यहां पर जो लास्ट ग्राउंड लिया था, इसमें क्या कहा कि मालखाना रजिस्टर वाज नॉट एग्जिबिटेड, नहीं दर्शाया गया, इस बात को दिखाने के लिए कि हाँ, हमने जो हथियार बरामद किया था वो टिश्नर रिंकू अहमद के पास से ही बरामद किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि यहाँ पर पैरा नंबर 16 में निकल करके आए, इन्हीं 16 पैरा नंबर के अंदर सारी बातों को कंसीडर करने के बाद पैरा नंबर 17 में साफ साफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यह कहा, इन व्यू ऑफ सच लैकुना द प्रोसिक्यूशन केस कैन नॉट स्टैंड। प्रोसिक्यूशन का केस स्टैंड नहीं करता है। और नीचे जो दो कोर्ट्स थे, मजिस्ट्रेट का कोर्ट और अपीलेट कोर्ट, उन दोनों कोर्ट्स के लिए यहाँ पर उन दोनों कोर्ट्स ने इस चीज को कंसीडर नहीं किया और प्रोसिक्यूशन अपने केस को स्टैब्लिश करने में फेल हो गया। पैरा नंबर 18 में बहुत क्लियर कहा, फॉर द रीजंस स्टेटेड अबव दिस कोर्ट हैज नो अदर अल्टरनेटिव बट टू होल्ड दैट द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस्ड कैन नॉट बी सस्टेन्ड अकॉर्डिंगली दे आर क्वेस्ट एंड सेट असाइड। तो यहाँ पर क्या किया, वो जजमेंट के अंदर इसको बाई क्वेस्ट कर दिया, पहले वाले जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, मतलब जो कन्विक्शन का जजमेंट था उसको क्वेस्ट कर दिया और सेट असाइड कर दिया। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इसमें कहां पर गलती हो रही है, यानी जो प्रोसिक्यूशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है केस को, तब कन्विक्शन सेट असाइड हो रहा है। यहाँ पर ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर आ रही है। और जितने मैं कैसे अभी तक देख पा रहा हूँ, उन सब में कहीं ना कहीं ऐसा इस ट्रैप का, इस तरह का कुछ ना कुछ लैचेज आता ही आता है, जैसा कि इस केस में मैंने आपको दिखाया। खैर, एक पॉइंट आपको यहाँ पर बता दूं कि जो लोग कोर्ट में जाते हैं, नई नई प्रैक्टिस शुरू करी है, उनको इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि सीजर लिस्ट के नियम क्या है। तो जैसे इस टॉपिक पर मैं अब सिर्फ अपने आप को कन्फाइन करूंगा, तो सीजर लिस्ट के जो नियम है वो आपको यहाँ पर मैंने अलग से पॉइंट आउट करके दिखा दिया है। इसकी जो कॉपी है, अगर कोई चाहे तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए, इसमें से अगर हम पॉइंट आउट करूं, तो इसमें से पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, केस लॉ है जिसका नाम है सत्यान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 2023 का डिसाइडेड केस है। और ये केस रिलाय हुआ था मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट के केस में। ओके, तो ये दो केसेस को आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं ये। ठीक है, और ये किस चीज से रिलेटेड है, फाइनली अगर इन समरी में बताऊं, तो ये रिलेटेड है वैसे मामलों से जहां पर इन्फॉर्मेंट ही आईओ का रोल अदा करते हैं, उन मामलों पर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जजमेंट के साथ फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।